मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट, प्लेटो। इससे पूर्व हमने प्लेटो के जीवन परिचय, प्लेटो की प्रमुख रचनाओं, उसके शैली के बारे में और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में चर्चा की थी। आज के व्याख्यान का विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में न्याय सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। रिपब्लिक में प्लेटो ने इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा है। इस संबंध में बार्कर का कथन है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। इसी महत्व को एमस्टीन ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में नहीं किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों या हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की योग्यताओं के आधार पर उनके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। उन कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करना ही न्याय है। भारतीय संदर्भ में प्लेटो के न्याय को हम स्वधर्म पालन कह सकते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय को नैतिक अर्थ में लिया है। प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित विभिन्न न्याय सिद्धांतों का खंडन किया है और उसके बाद अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो हम पहले देखते हैं कि प्लेटो से पहले की न्याय संबंधी धारणाएं कौन कौन सी है और उसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। परंपरागत न्याय सिद्धांत। न्याय की यह धारणा परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। उसके पुत्र इस विचारधारा के दूसरे प्रतिपादक पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, यानी प्रत्येक मनुष्य को जो उसके लिए उचित है वह देना न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। न्याय की इस धारणा को प्लेटो स्वीकार नहीं करता और इसका खंडन करते हुए तर्क दिया है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों में सत्य बोलना या ऋण लौटाना अन्यायपूर्ण हो सकता है। ये दोनों विचार या कार्यों को हम सदैव ही न्याय नहीं मान सकते। इसी तरह मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई की बात करना सरल है, परंतु वास्तविक जीवन में कौन मित्र है कौन शत्रु है इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है। अनेक बार जो हमें मित्र प्रतीत होते हैं वे वास्तविक रूप में हमारे मित्र नहीं होते हैं और कई बार हम शत्रु जिसको समझते हैं वो भी ऐसा सही नहीं है कि शत्रु हो। तो व्यक्ति की पहचान करना बहुत मुश्किल है और फिर ये भी विचारणीय प्रश्न है कि शत्रुओं के प्रति बुराई करना क्या न्याय है। यह तो नैतिकता का सामान्य सिद्धांत जो है उसके विरुद्ध बात है। इसलिए न्याय के संबंध में सिफालस और पोलीमार्कस के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए वे नितांत व्यक्तिक है
और यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाज के हित में नहीं है। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत न्याय का आधार शक्ति को मानता है। इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया है। यह धारणा शक्ति ही सत्य है इस विचार पर आधारित है। वह जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत मानता है। थ्रेसिमेकस ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांतों को दो रूपों में प्रकट किया है। पहला, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसिमेकस के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, परंतु जो लोग शक्तिशाली होते हैं वे ही इसमें सफल होते हैं और समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन में ही न्याय है। और जो दूसरी बात है वो है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। थ्रेसिमेकस ने न्याय की प्रथम व्याख्या शासकों की दृष्टि से की और जो दूसरी व्याख्या है वो शासितों की दृष्टि से की है। तो थ्रेसिमेकस का क्या मानना है कि जो अन्याय करने वाला पुरुष है वो सदा ही न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। और इस संबंध में वो उदाहरण भी देता है कि जब कभी न्यायी और अन्यायी पुरुष व्यापार में साझा करते हैं, मिलकर व्यापार करते हैं, तो उस साझे की समाप्ति पर सदैव ही न्यायी पुरुष की तुलना में अन्यायी पुरुष है वो अधिक धन प्राप्त करता है। राज्य से संबंधित मामलों में न्यायी की तुलना में अन्यायी व्यक्ति अधिक लाभ में रहता है। पर इन दोनों ही विचारों का खंडन करते हुए प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति करना नहीं होता, वरन उन वस्तुओं की कमियां या दोषों को दूर करना होता है जिनके साथ उनका संबंध होता है। और जो दूसरी बात कही कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्यायी की व्यक्ति की तुलना में अधिक सुखी है, प्लेटो ने यही माना कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा अधिक सुखी जीवन व्यतीत करता है। अन्याय न्याय से कभी भी श्रेष्ठ या श्रेयस्कर नहीं हो सकता, क्योंकि जो न्याय पर चलता है वो आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श जीवन की प्राप्ति में ही सुख निहित है। तीसरा सिद्धांत है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को न्याय का कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं, अतः न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन ने माना कि न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, इसलिए यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। तो ग्लाउकन दो बातें कहता है कि एक तो राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर, और दूसरा राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। प्लेटो ग्लाउकन की इस धारणा से सहमत नहीं है। न्याय को प्लेटो समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, वरन आत्मा का आंतरिक गुण मानता है और इसलिए न्याय का पालन भय या शक्ति के कारण नहीं स्वाभाविक रूप से होता है। और दूसरा यह कि निर्बल और शक्तिशाली दोनों के लिए न्याय समान महत्व रखता है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है अथवा न्याय भय का शिशु है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। सिफालस और पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, प्लेटो उनका तार्किक ढंग से खंडन करता है। इन तीनों की एक समान विशेषता
यह है कि ये न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है और तीनों ही दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कथन है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो प्रकार बताता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश विद्यमान है। पहला इंद्रिय तृष्णा, दूसरा शौर्य और तीसरा बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। ये व्यक्तिगत न्याय है। इसके बाद प्लेटो सामाजिक न्याय की बात करता है, राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। यानी प्लेटो नागरिकों के चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है। अब प्लेटो ने सामाजिक न्याय का आधार मानव आत्मा की प्रकृति को माना है। प्लेटो का मत है कि मानव आत्मा में तीन मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, इंद्रिय तृष्णा या वासना, साहस तथा विवेक। अब चूंकि राज्य मानव आत्मा का ही विराट रूप है, तो ये मानव आत्मा की तीनों प्रवृत्तियां राज्य में तीन वर्गों में प्रकट होती है। जिन व्यक्तियों की आत्मा में अन्य प्रवृत्तियों की तुलना में वासना की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में है, वे राज्य में उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों की आत्मा में साहस की प्रवृत्ति अधिक है, वे सैनिक वर्ग का, और विवेक की प्रवृत्ति जिनमें अधिक है, वे शासक वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार एक आदर्श राज्य में तीनों वर्गों का निर्माण इन तीनों वर्गों के सदस्यों की आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के द्वारा होता है। यानी राज्य में तीन वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो के अनुसार राज्य में जब दार्शनिक वर्ग यानी शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हितों की रक्षा करता है, जन कल्याण का कार्य करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ प्रलोभन के। सैनिक वर्ग देश की सीमाओं की रक्षा करता है और अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, और उत्पादक वर्ग सब प्रकार के कष्टों को सहन करके अपने उपभोग से अधिक अन्य लोगों के उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है। तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। प्लेटो के अनुसार नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। यानी प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। दूसरी विशेषता है कि न्याय आंतरिक व समन्वयकारी तत्व है। प्लेटो ने न्याय को मानव आत्मा का आंतरिक
तत्व माना है जो आत्मा के तीनों तत्वों इंद्रिय तृष्णा, साहस और शौर्य, इन तीनों में उचित समन्वय स्थापित करता है। राज्य मानव आत्मा का ही विराट रूप है। मानव आत्मा की ये तीनों प्रवृत्तियां राज्य में 3 वर्गों में प्रकट होती है। तीनों वर्गों के कार्य एवं गुण अलग अलग है, किंतु न्याय की धारणा इन तीनों वर्गों में परस्पर सहयोग एवं एकता स्थापित करती है। तीसरी विशेषता है, न्याय के सिद्धांत में अहस्तक्षेप व कार्य विशिष्टीकरण के उपसिद्धांत निहित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को ही करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति या गुण के अनुरूप होगा। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक अपने वर्ग से संबंधित कार्यों को करेगा और अन्य वर्गों से संबंधित नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह अहस्तक्षेप का उपसिद्धांत है, और यदि अपने वर्ग से संबंधित कार्यों को व्यक्ति निरंतर करेगा तो वह विशेष योग्यता और दक्षता प्राप्त कर लेगा। यह कार्य विशिष्टीकरण का उपसिद्धांत है। जो अगली विशेषता है, समष्टिवादी सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के स्थान पर समाज के महत्व को स्थापित करता है। यह प्रकृति से समष्टिवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति समष्टि का अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। यह भावना है कि व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य है। प्लेटो ने, जैसा कि पूर्व में भी कहा, स्पष्ट लिखा है, नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। और जो अंतिम विशेषता है वह है कि दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था जो विवेकशील है, निस्वार्थी है, कर्तव्यपरायण है, पूर्ण रूप से ईमानदार और समर्पित व्यक्ति है, उन्हीं के हाथ में हो। और इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो ने दार्शनिक शासक का नाम दिया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। यह मात्र नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादन किया है। बार्कर के अनुसार इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। जो दूसरा बिंदु है आलोचना का, वह यह है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के केवल कर्तव्यों की ही बात करता है, कर्तव्यों पर बल देता है और उसके अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता है कि वह अपने लिए वर्ग का चुनाव करे। व्यक्ति को यह भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने गुणों का विकास करके निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में चला जाए। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी बनाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत कर देता है। प्रजातंत्र विरोधी सिद्धांत है। समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्गीय आधार पर व्यक्तियों के बीच असमानता की स्थापना करता है। इसमें उत्पादक वर्ग को महत्वहीन बना दिया गया है। अगला बिंदु है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को अपने समस्त गुणों को विकसित करने का अवसर मिले। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के प्रधान गुण को विकसित करने का ही
मौका देता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगला जो बिंदु है कि यह अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक सिद्धांत है, कि मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल सिद्धांत है। यह विचार जो है सत्य नहीं है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में आत्मा के किसी एक गुण के अधीन ही रहता है। यह सिद्धांत एक प्रकार की यांत्रिक जीवन पद्धति में विश्वास करता है, जो कि मानव मनोविज्ञान के विरुद्ध है। अगला जो आलोचना का बिंदु है वो यह है कि दार्शनिक वर्ग जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियाँ दार्शनिक वर्ग को ही सौंप दी है, और जो अनुभव है वह यही बताता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम है कि उस वर्ग को भ्रष्ट कर देना, या वह वर्ग निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। और जो लास्ट बिंदु है आलोचना का वह यह है कि आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, और वर्तमान में जो राज्यों की जनसंख्या है वो करोड़ों में है। तो ऐसे में इतनी विशाल जनसंख्या वाले राज्यों को 3 वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत वर्तमान में अव्यवहारिक सिद्धांत है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अनेक आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों के संदर्भ में निस्संदेह यह सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों, व्याधियों या दोषों को दूर करने के लिए प्लेटो ने न्याय के विचार का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत राजनीति में नैतिकता के महत्व को प्रकट करता है, व्यक्ति और समाज के हितों में एकता स्थापित करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्वधर्म का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, जो कानूनी न्याय की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है।